Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हमारा मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हुए मैं आपके सामने आपके लिए सिलेबस रखा है अभी तो, और मुझे उम्मीद है कि हर किसी के पास इस सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि सिलेबस के बिना चलना मतलब टॉर्च के बिना अंधेरे में चलने के बराबर होता है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए है, तो ये सारा आपके सामने है। उसके बाद जो हमारे लिए ये सिलेबस में इसकी वेटेज है वो सिर्फ 10 मार्क्स की है, लेकिन ये 10 मार्क्स भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अब ये मत सोचना कि 10 मार्क्स का है मैथ्स तो चलो छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ छोड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे अपना पूरा ध्यान देना है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हमारे पास ये सिलेबस दिया है ये बिल्कुल ही बेसिक दिया है, बहुत ही आसान सिलेबस दिया है। जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं ये 11 टॉपिक्स हैं। तो एक बार मैं आपके सामने रीड करना चाहती हूँ और इसको बिल्कुल ही आप आराम से पढ़ें। मैथ्स बहुत इजी होता है, कुछ तो सिर्फ मैथ्स का नाम सुन के बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल भी फजूल है, मैथ्स नहीं करना है, बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सभी सब्जेक्ट से मुझे ऐसे लगता है और कि ये बहुत आसान है, और आपको भी इस चीज़ को यही मानना चाहिए कि जो चीज़ को हम जितना मुश्किल मानेंगे तो वो वाकई हमारे लिए मुश्किल होगी, बट ये बहुत ईजी है। तो मैं एक बार आपके सामने हमारा सिलेबस रीड कर देती हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड है टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, फोर्थ है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेस कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, फिफ्थ है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सिक्स्थ है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स, सेवंथ है डेमोग्राफी सेंसेस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस, एट्थ है वाइटल स्टैटिक्स मेजर्स फर्टिलिटी, measures of mortality, specific fertility rates, gross and net reproduction rates। देन हमारे पास टॉपिक्स है मैथ्स के। नाइन्थ है कौन सा, सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्योंकि हमें भी पता है कि इन्होंने पूरा मैथ्स का सिलेबस तो नहीं दिया, स्टैटिक्स पोर्शन दिया है, और स्टैटिक पोर्शन उन्होंने ज़्यादा दिया है। और स्टैटिक पोर्शन में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 7th और 8th वाले टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो हमारे हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस इनके रिलेटेड पूछे जाते हैं। सेंसस के होते हैं, फर्टिलिटी रेट के होते हैं, तो मोर्टेलिटी ये सब होता है। तो कोई ना, इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट टॉपिक से अब अपने करेंगे, तो टॉपिक वाइज हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा पूरा साथ देंगे, और साथ इस तरीके से देंगे कि एक तो अपने रिव्यूज़ बताएंगे, अपना बताएंगे मुझे रिस्पॉन्स के कैसा आपको समझ में आता है और मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी हर एक टॉपिक को लेके आपके लिए ईजी और बहुत ही सिंपल वे में करना चाहूँगी। तो चलते हैं अब आज हमारे पहले टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारी ज़िंदगी में हम हर दिन, इतना तो हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, कुछ बड़ों से बातें सुन लेते हैं, तो हर चीज़ को लेके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मतलब पहले से ही अपनी की एक सोच बना लेते हैं एक चीज़ के बारे में। मतलब कुछ एक इवेंट हो, सपोज करते हैं कि बारिश होने वाली हो या बादल छाए हुए हों, तो हम कहते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस हैं। कभी कोई कहता है कि बादलों को देख के ऐसा लग रहा है कि आज पक्का बारिश होगी। कभी हम बोलते हैं यार शायद आज बारिश हो, शायद हो या पक्का हो, या इट्स नॉट पॉसिबल कि आज बारिश हो। मतलब कभी धूप इतनी तेज़ होती है तो हम कहते हैं यार इट्स नॉट पॉसिबल कि आज बारिश हो इतनी तेज़। हम किसी भी चीज़ को देख के हम आने वाले इवेंट के बारे में क्या कर लेते हैं, एक राय बना लेते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या कह लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी भी चीज़ के होने न होने की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप चाहें तो मैं कोई थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए जब हम कुछ किसी चीज़ को करने के लिए बैठते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हमें कम से कम उसकी जड़ पता होना चाहिए, उसका बिगिनिंग पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमारे मैथमेटिक्स में कैसे आई, इसकी क्रिएशन कैसे हुई, तो ये हमारे पास एक फ्रेंच के एक बड़े नोबलमैन थे अच्छे, तो उनके
उन्होंने क्या करते थे, वो गैम्बलिंग करते थे और उनका एक वो होता था, एक स्ट्रेटजी होती थी। वो ये सोचते थे कि 24 टाइम्स जब डाइस फेंकने के बाद, डाइस मीन्स मतलब जब हम लूडो खेलते हैं तो जब हम वो डाई फेंकते थे उसमें 6 नंबर होते थे, तो 6 नंबर जब आ जाता था तो हमें ऐसे लगता था कि अब हमें ज़्यादा पॉइंट मिलते थे और हमें एक नेक्स्ट चांस मिलता था। तो जब कैसीनो वगैरह में जब वो गैम्बलिंग करते थे, जब वो खेलते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि 24 टाइम्स जब डबल डाइस हम फेंक दें तो उसमें हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि हम जीत जाते हैं और हमें प्रॉफिट होगा। तो उनकी ये स्ट्रेटजी होती थी और उनका नाम होता था शेवलियर डीमेयर, सॉरी डीमेयर, ओके। और ये कौन से थे? ये फ्रेंच के थे, फ्रेंच के बहुत बड़े नोबलमैन थे ये। उसके बाद इनकी इस स्ट्रेटजी पे दो बंदों ने, दो और मैथमेटिशियंस थे, उनको ये लगता था कि यार ये बंदा हमेशा ऐसे बोलता है, ये क्या ये इसकी ये जो है स्ट्रेटजी या इसकी जो थ्योरी है इसके माइंड में, क्या वो सच है? तो उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सही है बिल्कुल। और उन्होंने कुछ हद तक इस चीज़ को डिस्कस करके या रिसर्च करके इस चीज़ पे उन्होंने क्या किया, हमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दे दी। और इसको उन्होंने नाम भी दे दिया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि मतलब किसी भी होने के चांसेस कभी हो भी सकता है और वो कभी नहीं भी हो सकता, बट उसको उन्होंने एक नाम दिया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और वो जो दो मैथमेटिशियंस थे फ्रेंच के, उन्होंने इसको फिर एक साइंटिफिक वे में इसको प्रूव करके दिया। एक का नाम था पास्कल, ओहो सॉरी, पास्कल एंड फर्मेट। ये दो बंदे थे जिन्होंने क्या किया, हमें इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करके दिया और उसको एक नाम दे दिया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन चलिए, ये हिस्ट्री थी थोड़ी बहुत, चलो जान लेना चाहिए इंसान को कि थोड़ी बहुत जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके पीछे वो बंदे कौन थे, क्या स्ट्रेटजी रही। तो उसको यहीं पे स्टॉप करके अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारी इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे आपको पहले ही बोल दिया कि हम हमेशा पुरानी चीज़ों को या हमारी ज़िंदगी में जो पहले बीत चुकी होती हैं बातें, उनके बेस पे हम आने वाले कल को प्रिडिक्ट कर लेते हैं या किसी भी बात के लिए हम चांस ले लेते हैं कि हाँ होगा या नहीं होगा। उसी के हिसाब से मैंने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने रखी है कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसी स्टेटमेंट से गुजरते ही हैं, हमेशा गुजरते हैं और हमेशा हम बात करते हैं। तो अब हमारी पहली जो एग्जांपल है उसको देखें कि मोस्ट प्रोबेबली मोहन विल स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, कि इनको पूरा यकीन है, जैसे हम इसमें ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब हमें पूरा यकीन है कि हमें मोहन जो है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आएगा। हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन हमें पता है नहीं ये होगा भी या नहीं, बट हमने अपनी तरफ से एक राय दे दी। सेकंड है, इट इज़ क्वाइट प्रोबेबली दैट मोहन में स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, मतलब ये कम चांसेस हैं उसके कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए, हो सकता है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए। इट इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड दैट मोहन मे स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड मतलब बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ी बहुत हैं मोहन की क्लास में फर्स्ट आने की। और लास्ट में उसने क्या बोल दिया, इट इज़ इम्पॉसिबल मोहन विल स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। यहाँ पे जो बात चली वो बिल्कुल किस चीज़ के लिए लेकर चली, देखो पहली चली हमारे पास, उसने तो यहाँ पे इनकार कर दिया टोटली कि मोहन इम्पॉसिबल अपनी क्लास में, मतलब नामुमकिन है कि वो क्लास में फर्स्ट आए, मतलब टोटली इनकार। तो ये भी हमारी प्रिडिक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले उसने बोला मोहन, मोस्ट प्रोबेबली मोहन जो होगा, मतलब हमने पूरे यकीन के साथ इस चीज़ को ले लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मोहन अपनी क्लास में फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया उसको ये कहने के लिए। तीसरे पे भी हमने लीस्ट एक्सपेक्टेड कि बहुत कम चांसेस होंगे उसके क्लास में फर्स्ट होने की। और लास्ट में बता दिया कि इम्पॉसिबल, मतलब ये कि होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमने उस एक मोहन को क्लास में फर्स्ट आने के लिए हमने 3-4 चॉइसेस रखी, 4 चॉइसेस, जिनमें से हमारी 3 चॉइसेस हमने ऐसी रखी, तो जहाँ पे हमने हमारी 3 चॉइसेस हमने ऐसी रखी कि हमने क्या कर दिया, हमारी 3 चॉइसेस ऐसी हैं कि जिसमें हम पूरे तरीके से बोल रहे हैं कि होगा, ठीक है। होने का मतलब कि हमारी वो फर्स्ट ही आएगा, चाहे हमने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोला हो या कम से या बहुत कम से, बट होगा क्या कि हमारे पास ये तीनों जो हैं
टॉपिक्स में हमारे पास ये जो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं वो होने वाली हैं, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी बता दी कि उसमें वो नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है कि वो क्लास में फर्स्ट है। ये हमारी बात समझ में आ गई आपको कि एक एग्जांपल सपोज करो, जैसे मैंने पहले बादलों वाली भी ली आपके सामने। सपोज करो हम टॉस लगाते हैं, हम जब खेलते थे बचपन में सिक्के के साथ टॉस करते थे, या अभी भी हमारे जब प्लेयर्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी मैच ऐसा होता है तो मैच से पहले हम हमेशा टॉस करते हैं। अब टॉसिंग में भी क्या होता है कि एक हेड होता है एक टेल, मतलब वहां पे हमारे पास सिर्फ 2 ही चांसेस होते हैं, हम 2 ही चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी होंगी हमारे पास, या तो हेड होगा या टेल होगा। एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको कि हमारे पास क्या होगा कि कार्ड ले लेते हैं, हम कार्ड ले लेते हैं जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनमें 53 कार्ड्स होते हैं। तो उन 53 कार्ड्स में से हम क्या करेंगे, कोई एक कार्ड निकालेंगे। अब उसमें भी प्रोबेबिलिटी है, अब हमें नहीं पता कि हम उसमें से कैसे लें, कौन सा कार्ड हमारे पास आएगा, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल और होगी एक्स्ट्रा। अब थर्ड एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्या बताऊं, थर्ड एग्जाम्पल आपके लिए ये हो सकती है कि जब हम डाइस फेंकते हैं, 2 डाइस हमने इकट्ठी फेंक ली, अब हमें नहीं पता कि उन 2 डाइस में एट ए टाइम कौन कौन से नंबर साथ में आएंगे, बट हम फिर भी फेंक देते हैं। कभी 3-1 होगा, कभी 4-2 हो सकते हैं, या फिर हम सिंगल डाई थ्रो करते हैं। सिंगल डाई थ्रो करने पे हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या आएगा, बट हम प्रिडिक्शन लगा देते हैं कि 6 में से कोई एक तो पक्का आएगा, मतलब 6 में से एक तो होगा ही होगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को पहले ही अपने माइंड में कुछ सोच लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो चलिए जितनी भी आगे हम करते हैं कि हमने जितना भी नीचे अपने स्टेटमेंट्स जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, इन ऑल दीज अबव स्टेटमेंट्स वी हैव ट्राइड टू एक्सप्रेस द चांसेस ऑफ मोहन फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट क्वालिटेटिवली। मतलब जितने भी हमने ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स दी, जो भी मैंने आपको बताया कि इसमें हमने ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि मोहिन के क्लास में फर्स्ट आने के जो क्वालिटेटिव चांसेस हैं वो कितने हैं, वो हमने बताए। दिस इज एन इवेंट, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इवेंट है जो होगा, विच मे एंड मे नॉट हैपन, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा यही कहलाती है कि एक इवेंट होगा हमारे पास। इवेंट को हम हमेशा क्या कहेंगे, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम किसी चीज को पहले प्रिडिक्ट कर लें, सपोज जैसे हमने टॉस लिया, एक हमारे पास हेड, टॉस करेंगे सिक्के से, हेड होगा और टेल होगा। अब हमने कहा सामने वाले बंदे से पूछ लेते हैं कि बता भाई तुझे क्या चाहिए, तो वो कोई एक चीज चुनेगा। अब उसको थोड़ी पता है कि क्या आएगा, लेकिन उसने चुना तो एक ही चांस। तो इस तरीके से हेड टेल की बात आती है। डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, उनमें से कोई एक चीज होने वाली होती है, ओके। तो इस तरीके से जो हम प्रिडिक्ट करेंगे उस चीज को हम इवेंट बोलते हैं। और इवेंट के होने ना होने के चांसेस कितने होते हैं, जैसे हेड टेल में सिर्फ हमारे पास 2 में से 1 चांस होगा, डाइस में हेड टेल में हमारे पास 2 में से 1 चांस होगा, और 6 में से हमारे पास डाइस को लेके हमारे पास 6 में से 1 चांस होगा, ठीक है। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा हो। देन आगे क्या है हमारे पास, बट वी आर फोरकास्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इवेंट विद सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इवेंट मे बी लेसर और ग्रेटर, दैट इज इट वेरीज। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लेकिन हम फोरकास्ट कर लेते हैं, पहले से ही किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या होगा, कुछ अनसर्टेनिटीज पे, मतलब अनसर्टेनिटीज ना होने वाली चीजों के लिए भी, और ये इवेंट के लिए ज्यादा या कम उसके साथ एसोसिएट होता है। इसलिए ये वेरीज करता है, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं होता। बाई लक अगर हमने कह दिया कि हाँ हमें हेड ही चाहिए, तो हो सकता है हेड ही आ जाए, तो वो सर्टेनिटी में आ जाएगा। अगर टेल आ जाता है वो, तो उसके साथ अनसर्टेनिटी टेल होगी। तो हर एक चीज के होने ना होने, हमारी लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में भी चीजें ऐसे ही चलती हैं कि हम पहले से चीज़ों को ले लेते हैं, कभी कभी हम उन चीज़ों पे स्टिक हो जाते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ को इतनी शिद्दत से नहीं मान लेना चाहिए कि कल हमारी ज़िंदगी में ये होगा। हमें हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा हमारी लाइफ के साथ, उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमेशा उस चीज़ को मान के चलना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये होगी, पक्का होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 1% या 0.1% उस चीज़ को ये भी सोच के चलो कि हो सकता है ना भी हो, तो इस चीज के लिए कभी भी जिंदगी में परेशान मत होना। लाइफ का एक ही फंडा रखो
कि हमेशा हर एक चीज के लिए, हर एक इवेंट के लिए अपने आप को रेडी रखो, ताकि जिंदगी में कभी भी आपको किसी भी चीज को लेके तकलीफ ना हो। कभी कभी हम अपने लिए, सिर्फ खुद के लिए ये सोच लेते हैं कि हमारे पास साथ हमेशा अच्छा ही होगा, कभी बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम इस चीज को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की ने जो हमारे लिए उसने जो निजाम बनाया कुदरत ने, तो उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब किसी भी चीज को इतना सीरियस मत लें, जिंदगी में इस हद तक सीरियस ना लें कि कल को वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करे या आपकी जिंदगी में आपके अपनों पे इफेक्ट करे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। थोड़ा मोटिवेशनल लेक्चर आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ये हो करता है, वेरीज करता है। देन इन मैथमेटिक्स वी मेजर दिस अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर क्वांटिटेटिवली विच वी कॉल प्रोबेबिलिटी और चांस। और इन नंबर्स को जिस तरीके से हम लेते हैं, जिस तरीके से हम इन नंबर्स को ले लेते हैं, होने ना होने वाले चांसेस को, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी और चांस। तो अब मैथमेटिक्स में हमारी डेफिनेशन को, हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लेंगे, तो वो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ जूम थोड़ा सा और कर देती हूँ, अगर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, तो मुझे मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी भी या नहीं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले डेफिनेशन में है कि इफ एन इवेंट, उसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, ई के साथ। अगर हमारा कोई इवेंट ई है और वो कैन हैपन, होने वाला हो, और किस वेज में, एम वेज में। ओके, मैं बहुत आराम से बताऊंगी आपको। एम वेज में हो एंड फेल्स मतलब कैन नॉट हैपन, देखो जो ना हो, ठीक है। इफ एन इवेंट ई कैन हैपन इन एम वेज, होने वाली चीजों को हम एम वेज में डिनोट कर रहे हैं, और फेल होने मतलब जो नहीं हो सकती उनको हम एन वेज में कर रहे हैं। ऑल द वेज आर इक्वली लाइकली टू अकर, मतलब होने ना होने के चांसेस हमेशा बराबर रहते हैं, कि हमें इस चीज को हमेशा मान लेना चाहिए। अगर कुछ होने वाली चीज भी है, तो अगर इसको हम मान रहे कि उसके होने के 50% चांसेस हैं, तो उसके ना होने के भी 50% चांसेस हैं। अगर चाहे हम 99% ये मान ले कि चीज होगी, लेकिन 1% ना भी तो है उसमें, तो इसलिए वो हमेशा इक्वली और लाइकली इसी एक तरीके से होंगी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स जो होगी उसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ई से, डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। और मैथमेटिकली ये गिवन किस तरीके से होगा, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, देखिए पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, इवेंट को हमने ई से डिनोट किया, हैपनिंग इवेंट्स मतलब ई से होंगे, और एम हो गया नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स जो जिन वेज में होगा, एम होगा वो, और अपॉन एम प्लस एन टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे। देखिए नीचे भी मैंने आपके लिए ये दिया है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास क्या है, वेयर एम प्लस एन जो है, एम प्लस एन जो है टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, एम जो है वो इवेंट कैन हैपन, जो हो सकते हैं इवेंट, उनको हमने एम से डिनोट किया, और एन से जिनको डिनोट किया इवेंट कैन नॉट हैपन या इवेंट फेल जो होंगे, जो नहीं होंगे। जिस तरीके से देखिए हमने ऊपर किया, कहाँ पे, देखिए मोहन की एग्जांपल जिस तरीके से हमने ली, तो इसमें हमारे पास इवेंट जो हम एम से डिनोट कर सकते हैं वो कौन से इवेंट होंगे, 1, 2 और 3, इनको हम किस से डिनोट कर देंगे, एम से। क्यों, चाहे हमने इसमें कम अपना कॉन्फिडेंस दिया हो होने के लिए, या लीस्ट दिया हो, या बहुत ज्यादा दिया हो, लेकिन होगा तो सही, हैपनिंग वाले हैं, इसलिए इन तीनों को हमने किससे डिनोट कर दिया, एम के साथ, और जो नहीं होगा उसको हमने डिनोट कर दिया एन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो और टोटल जब हम कर देंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस n, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने हैं, 4। ना होने वाला इवेंट है हमारे पास 1, और होने वाला इवेंट है जो है हमारे पास, और जो होने वाला इवेंट है हमारे पास वो कितने हैं, वो है 3। तो ये हमारे पास 3 इवेंट हैं जो होने वाले हैं, मतलब ये m है, और ना होने वाले इवेंट जो है वो हमारे पास 1 है, मतलब ये n है। तो दोनों को मिलाएंगे जब m प्लस n टोटल इवेंट, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 प्लस, टोटल कितने हो जाएंगे 4, मतलब 3 प्लस
1। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। तो आगे देखिए हमने क्या करना है नेक्स्ट। ये डेफिनेशन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई है मैं एक बार फिर से इसको रीड कर देती हूँ। सबसे पहले इवेंट की मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है, मैंने नेक्स्ट पेज पे पूरी डिटेल में लिखी है, बट इस पेज में मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो मुझे यहीं पे आपको समझाना पड़े, क्योंकि एक मैथमेटिक जो होता है, मैथमेटिशियन जो एक टीचर होता है, कोई भी पढ़ाने वाला, उसको हर एक चीज़ बोर्ड पे चाहिए होती है। क्योंकि मेरा बोर्ड के साथ थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने कॉलेज लेवल में पढ़ाया है बच्चों को, 12th वालों को, मतलब हर क्लास को मैंने पढ़ाया है, इवन के छोटी क्लासेस से लेकर हायर एजुकेशन तक मैंने सबको पढ़ाया है। तो मेरा बोर्ड पे मुझे जितना कॉन्फिडेंस फील होता था पढ़ाने में, मुझे आज थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन क्लास ली नहीं। तो इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो चीज़ जिस चीज़ की मुझे समझाते हुए ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको वहीं पर रखूँ, मुझे आगे पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपको भी उस चीज़ में दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे मैंने इवेंट की यहाँ पे डेफिनेशन ले ली, तो इवेंट के लिए मैंने क्या कहा, इवेंट कौन सा होता है, एन अकरेंस और आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। किसी भी चीज़ का, कोई भी काम का, किसी भी जो हमने प्रेडिक्शन ली या कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका आउटकम क्या हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो वो फेल होगा या वो उसमें सक्सेस मिलेगी, तो उसको जो आउटकम हमें मिलता है उसको को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। ओके, इन अकरेंस और आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जिस तरीके से मैंने ऊपर भी बोला कि मोहन का क्लास में फर्स्ट आना, तो फर्स्ट आना हमारे पास इवेंट है। टॉस में हेड या टेल का आना हमारे पास इवेंट है। डाई में हमारे पास कोई भी नंबर, जो सपोज करो अब 6 हमारे पास एक विनिंग नंबर है, तो 6 का आना हमारे पास एक इवेंट है। इसी तरीके से जो हमारे पास कार्ड के पैकेट्स होते हैं उसमें से किंग क्वीन या ए का आना, मतलब इक्का जिसको आप बोलते हो, मुझे उन सबके नाम इतने अच्छे से नहीं आते, बट फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगी कि पूरे मुझे आ जाएं। तो उसका आना हमारे पास एक इवेंट है। मतलब कोई भी चीज़ जिससे हमें फ़ायदा हो या प्रॉफिट मिले या हो, लेकिन होना ना होना हमेशा हमारे पास इवेंट ही रहेगा। अगर 6 नहीं आता है तो 1 आ जाता है, तो दैट मीन्स हमारे पास डाई में जब हम थ्रो करें, एक डाई थ्रो करें, तो हमारे पास अगर 6 के बजाय 1 आ जाता है तो वो भी तो एक इवेंट है, बट वो हमारे पास कैन नॉट हैपनिंग वाला, क्योंकि हमें चाहिए था 6, आ गया 1, तो इसलिए। देन नेक्स्ट मैंने आपके लिए कुछ रिमार्क्स लिखे हैं, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। रिमार्क्स में मैंने क्या कहा कि अगर सपोज करते हैं एक चीज़ हमारे पास हमेशा होने वाली होती है, जैसा हम मानते हैं कि वो कभी ना होने वाली बात ही नहीं आई उसमें, ठीक है, जिस तरीके से जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी कुदरत का कानून भी है कि जो हमेशा हो के रहता है, उस चीज़ को कोई टाल नहीं सकता, तो उनको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स। जैसे इफ़ एन इवेंट ऑलवेज हैपन, कोई ऐसा इवेंट जो हमेशा होने वाला हो, देन इट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। देन इट्स प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, m+n अपॉन m+n, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कौन से हो गए, फेलियर वाले और हैपनिंग वाले, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हैपनिंग वाले हैं, तो जितने भी हम इसमें प्रिडिक्ट करेंगे, m करेंगे या n लेंगे, लेकिन वो हमेशा हैपनिंग वाले होंगे, इसलिए ऊपर भी हमारे पास m+n आ जाएगा और नीचे भी m+n आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम हमेशा 1 मानेंगे। एज इट हैपन्स ऑलवेज, एज इट हैपन्स इन ऑल द वेज, और ये जो हमेशा होने वाला होगा, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 होता है हमेशा। देखो फेलियर हमारे पास हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है, और 1 हमारे पास हैपनिंग से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को भी आप माइंड में रख लें, क्योंकि आगे हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं बस थोड़ा सा स्टार्टअप करना चाहती थी, तो मैं चाहती हूँ कि हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ें तो हमारा स्टार्ट इतना अच्छा हो, इतना फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमें लगे कि अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा कम से कम थोड़ा अच्छा होगा। मैंने स्टार्ट में जस्ट आपको डेफिनेशन बताई है, और उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री जो ऐसे आपको पता ही है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने पीछे भी इवेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी लिख दी थी अपने पेज पे, ताकि मैं वहाँ से समझा सकूँ, बट यहाँ पे आप कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जांपल ले सकते हैं। और इसमें भी वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि एन अकरेंस और आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल द ड्राइंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम द पैकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, किसी भी कार्ड को निकालना पैकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से। द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कि अगर हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास हेड या टेल होगा, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 53 कार्ड्स होते हैं, तो 53 कार्ड्स में से अब हम कोई एक निकालेंगे तो हमारे पास 53 इवेंट्स
होने के चांसेस हैं, बट हमारे पास क्या आएगा, एक ही। इसमें 2 इवेंट होने के चांसेस हैं, बट होगा हमारे पास एक ही, हेड या टेल। उसके बाद देखो, एक डाई को अगर हम थ्रो कर देते हैं, डाई में से भी 6 में से कोई एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दो चीज़ें एक बार तो डाई पे नहीं शो करेगा ना, हमारे पास कॉइन एक बार ही शो करेगा। और 53 में जितने नंबर ऑफ हम कार्ड्स और निकालने की हमें परमिशन होगी, उतने ही हमारे पास चांसेस होंगे। सपोज करो हमने 2 कार्ड एक टाइम पे निकालने हैं, तो हमारे पास 53 में से 2 चांसेस आ जाएंगे, ओके, 2 इवेंट्स होंगे। बट टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 53 हैं, उसमें होने के लिए हमारे पास 2 हैं, तो बाकी फेलियर होंगे। देखिए, ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं इसको जूम करके आपको टॉप से बॉटम तक दिखा देती हूँ, ताकि आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वो आप एक बार नज़र लगा लें। लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, खासकर मैथमेटिक्स हो गया या कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह या साइंस या केमिस्ट्री के कुछ भी पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का भी हमारा सिलेबस अच्छा है, तो कुछ भी ऐसा होता है जिसके लिए हमें मैथमेटिकली चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ उन्होंने फार्मूलाज इक्वेशंस पूछे। कुछ भी पढ़ोगे, अपनी कुछ भी देखोगे ना, अगर जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, रिविजन नहीं दोगे, तो हमारे लिए वो थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें चीज़ों को ईजी करना है अपने लिए, उन चीज़ों को टफ नहीं करना है। तो ये देख लीजिए आप इन चीज़ों को, इसको अच्छे से देख लें, अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि बार बार आप अपना नेट तो नहीं खोलोगे, अगर नोट कर वो तो ठीक नहीं नोट हो पाता है, तो आप इसको ऐसे भी सेव कर लेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना ही आज का हमारा टॉपिक था, ये जस्ट डेफिनेशन थी और स्टार्टअप था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा लाइफ का पहला वीडियो लेक्चर है, जिसको मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करके आपको समझाने की अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की है। तो अब मुझे पता तो तभी चलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब मुझे आपसे कमेंट मिलेंगे या आप मुझे बताओगे आपके रिव्यू से कि आपको इस चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ, या और मुझे जो भी गलतियां हैं या मुझे थोड़ी सी कमी भी है, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर है, मुझे इन चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन का। तो आपको क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप कितने टाइम से, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कितना और कितना अच्छा, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ा होगा ऑनलाइन, तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पे कुछ कमी कर दी, या कुछ भी जो भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज़ होंगे आप दिल खोल के शेयर कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी कमियों को इम्प्रूव करने का। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरा ये परफेक्ट लेक्चर होगा, मे बी कुछ चीज़ें स्किप हो सकती हैं, कुछ मैंने नहीं बताया हो, या आपको इस चीज़ में नहीं समझ में आया हो। आपको अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो बता देना, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 बार या 2 बार इस वीडियो को या 3 बार ज़रूर देख लेना, और ध्यान से देखना, अपनी पेन कॉपी हमेशा हाथ में रखना, ताकि आपको राइटिंग जब तक आप चीज़ को लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरा यही फंडा है, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैंने हमेशा बच्चों को यही कहा है कि अपनी रफ नोटबुक मैथ्स की हमेशा अलग रखें, उसमें किसी और को किसी भी सब्जेक्ट को ऐड ना करें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा है सब्जेक्ट कि जिसमें अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट को भी लिखना शुरू कर दिया तो आपकी वो चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। तो हर एक चीज़ एक पैटर्न होता है, उनका एक सीरीज चलती रहती है, एक के बाद आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो एक ही नोटबुक पे सब कुछ ऐड करने की कोशिश मत करना, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी पर्सनल नोटबुक रख लेना, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको अपनी हर एक चीज़ एक अच्छे तरीके में, एक अच्छे डिसिप्लिन्ड वे में मिले। तो एक स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगी, हर किसी के लिए यही है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, मेहनत करें। हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया है कि हम घरों में बैठ के, आजकल इतना अच्छा हमारे पास है कि हम घरों में बैठकर टीचरों के साथ अपनी हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अपने इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट मत करना। अगर फ़ोन या लैपटॉप के आगे आप बैठते हैं तो प्लीज़ उनको एक यूज़फुल वे में उस टाइम को स्पेंड करें। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, तो दुआ में आप मुझे भी याद रखना। अल्लाह पाक सबको ये जो बीमारी फैली है पेंडेमिक में, इसमें सबको आपको हिफाजत से रखे। अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना, ताकि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ये पहला लेक्चर है, जैसा मैंने पहले भी बोला बहुत बार। तो
आपके फीडबैक के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैंने आपको कितना वेटेज दिया, अपने लेक्चर में कितना अच्छे से मैंने डिलीवर किया। अगर मुझे लगा थोड़ी सी कमी तो मैं इसको और इम्प्रूव करना चाहूँगी। बस मुझे उम्मीद है कि आपका फीडबैक अच्छा होगा, अच्छा बुरा जो भी हो, बट दे देना, मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.